2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगा? आज इसी सवाल पे होगा ये देश है हमारा 2024 का बैंड बाजा और बारात। बजा दो जनता का बाजा, जो मिले उसे खा जा, ये है कांग्रेस पार्टी। ये अहंकार महाराष्ट्र में चुका था, 2024 में उस तरह आपके सर पे राशन खूब देंगे, राशन का ठिकाना है भैया, राशन तो भैया आटा खूब दिखाएंगे, आटा मिल नहीं रहा। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दे तो साहब देश को नीलाम कर देंगे। व्यक्तिगत आप नहीं कर रहे थे जब 200 रुपए की चोटी छुड़वा रहे थे, मैं तो आदर के साथ देखिए अब आप एग्जाम दे रहे थे, अब ये मेरे नेता को जो बोलाया होगा वो चिल्लाता रहे। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस हफ्ते ये देश है हमारा में 2024 के बैंड बाजा और बारात पर चर्चा होगी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये राजनीतिक कहानी है और सवाल होगा कि 2024 में कौन बैंड बजाएगा, किसका बाजा बजेगा और किसकी बारात निकलेगी। क्योंकि लाव लश्कर के साथ जब पटना में विपक्ष की बैठक हुई तो सवाल उठा कि महागठबंधन की बारात तो सज गई है, लेकिन दूल्हा कौन होगा। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि दूल्हे की चिंता छोड़िए, बारातियों के स्वागत की तैयारी कीजिए, क्योंकि 2024 में महागठबंधन की सरकार तय है। लेकिन बारात निकलने से ऐन पहले ही बारातियों में भागम भाग शुरू हो गई। शरद पवार की खुद की पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई और इन सब के बीच विपक्ष को मिल रहे झटकों का सिलसिला यही नहीं थमा। सूरत की कोर्ट के बाद अब गुजरात की हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी को राहत नहीं दी है और मोदी सरनेम मामले में दोषी राहुल की 2 साल की सजा बरकरार रख दी है। यानी मौजूदा स्थिति के हिसाब से राहुल गांधी 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए, वार करते हुए कहा है कि सभी भ्रष्टाचारी एक साथ आ जाएं या फिर कितनी भी साजिश कर ले, भ्रष्टाचारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो डर जाए उसका नाम मोदी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक के बाद एक झटकों के बीच क्या विपक्ष 2024 की मजबूत तैयारी कर पाएगा? आज इसी सवाल पे होगा ये देश है हमारा 2024 का बैंड बाजा और बारात। ...2024 का बैंड बाजा बारात। 2024 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है? ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है, बाराती ही भाग रहे हैं। आप बहुत दिनों से दूल्हे के लिए भाजपा चिंतित हो रही है। चिंता छोड़ दो, हमारा दूल्हा तैयार है। आप अपने यहाँ बारात का स्वागत करने की तैयारी करो। शादी कर लेना चाहिए था और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। ये 2024 के बैंड बाजा बारात की तैयारी है। विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी करने का दावा कर रहा है। ब्लड टेस्ट कराने का दिल्ली नहीं होता है, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने। इसके बाद से लौट के आना है और जाना है, बंगलुरु जाना है, सब नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना है। इस बीच राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी मोदी सरनेम वाले केस में झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष के खिलाफ हुंकार भर दी है। लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे। उन्हें पता नहीं है, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। बड़ा सवाल यह है कि बिखरते कुनबे का विपक्ष क्या मोदी का सामना कर पाएगा? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस।
तो स्वागत है आपका एक बार फिर 2024 के इस बड़े कार्यक्रम में जिसका नाम है बैंड बाजा और बारात। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये राजनीतिक पटकथा है जो बीते हफ्ते हमने देखी। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मेरे साथ रोहन गुप्ता है, पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, खासतौर पर अहमदाबाद से आए हैं आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन। मेरे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता एनसीपी के शरद पवार यानी शरद पवार गुट के। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी है, प्रवक्ता आरजेडी के, उनका भी अभिनंदन है, खासतौर पर बिहार से आए हैं। यानी आज बिहार से, महाराष्ट्र से और अहमदाबाद से हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनके लिए, तीनों के लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे दिल्ली के मेहमान हैं उनके लिए भी तालियां, और जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जब मैं इस कार्यक्रम को करने आ रहा था तो मुझे लगा कि बैंड बाजा बारात कार्यक्रम का नाम है, तो कई लोगों ने पूछा ये फिल्मी कहानी है, लेकिन कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन जो बीते हफ्ते हमने रोहन भाई देखा वो जरूर किसी फिल्म के ट्रेलर से कम नहीं है। क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता को पलीता लगा है? बिहार में जिस शब्द का बहुत, और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में इस्तेमाल होता है, क्या विपक्षी एकता को पलीता लगा है? 50 सेकंड, योर फर्स्ट रिमार्क्स। देखिए, बैंड बाजा जो है भाजपा के अहंकार का बजेगा और बारात जनता की निकलेगी, क्योंकि तो ही महंगाई जाएगी और तो ही बेरोजगारी जाएगी। मुझे लगता है जो आपने कहा कि जो महाराष्ट्र में चल रहा है, आपने बैंकों की डकैती देखी होगी, बंगलों की डकैती देखी होगी, प्रॉपर्टी की डकैती देखी होगी। ये पार्टी की डकैती करने वाली, शुरुआत करने वाली भाजपा की विश्व की पहली पार्टी है जिसने पार्टी की डकैती चालू की, और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए। बहुत बड़ा इनका अचीवमेंट है कि पार्टी की डकैती शुरू की है। गौरव भाटिया, मैं सीधा आपके पास आता हूं, ये पार्टी की डकैती हुई है या आपको लगता है कि आपने खेल शुरू करा है? और ये जो बैंड बाजा और बारात है, कांग्रेस को तो लगता है कि बैंड भी आपका बजेगा, बाजा भी आपका बजेगा, और फिर बारात जनता की निकलेगी। देखिए, आपकी स्टोरी मैंने बड़ी ध्यान से सुनी और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि विपक्ष कहता था मोदी जी की कब्र खोद दो। तो मैं इतना ही कहूंगा, भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र है खोदी, उस महान नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। पहली बात। दूसरा, लेकिन एक सवाल आपने बोला भ्रष्टाचार की कब्र खोदी, जिसका उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, आप अपनी पार्टी की बात तो रखिए, लेकिन एक और आपके नेता हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं। देवेंद्र फडणवीस ही कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, लेकिन अब तो डीसीएम यानी डिप्टी सीएम बनिंग और बनिंग। एंड द विपक्ष बर्निंग, धुआं ही धुआं है हर जगह। मेरे सवाल का उत्तर देखिए, आपकी स्टोरी में एक और बहुत अच्छी बात थी, आपने बाजा की बात करी है। एक ऐसा ढोल भी है जो फट चुका है, जो बज ही नहीं रहा है, हमें पता है वो कौन है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, इनके लिए अर्ज किया है, बजा दो जनता का बाजा, जो मिले उसे खा जा। ये है कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार की ये बात करेंगे, पूरे विश्व में देखिएगा, कोई राजनीतिक परिवार हो जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हो, गांधी परिवार। और आपने जो बात कही ना, आजकल जनता पता है क्या कह रही है? अमीश जी कह रही है ये कटप्पा कौन है जिसने बाहुबली को मारा। कटप्पा कौन है मैं बताता हूं। कटप्पा वो है जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गाली देता था। वो जो शरद पवार का गुट है, अब जो एनसीपी थी, हमारे साथ चुनाव लड़ा उद्धव ठाकरे ने, और उसके बाद 161 सीटें आई और बाहुबली देवेंद्र फडणवीस जी की पीठ पे यूं छोरा बोका, और इसी तरह से जनता के भोका। तो कटप्पा कौन? कटप्पा वो बेटा है जो भूल गया कि बाला साहब ठाकरे हमारे लिए श्रद्धेय हैं, हिंदू हृदय सम्राट। वो कहते थे दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने झुकूंगा नहीं, और ये बदल गए। वो है कटप्पा। जी, लेकिन बार डकैती, बार कांग्रेस कह रही है डकैती, आप यानी शरद पवार का जो खेमा है वो कह रहा है हमारे साथ डकैती हुई है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, डकैती तो आपने भी करी थी, जब एक सरकार को मैंडेट मिला, वो सरकार नहीं बनने दी और 3 दल साथ आ गए। क्या आपको लगता है कि जैसी करनी, एक फिल्म आई थी पुरानी,
क्योंकि फिल्मों की बात हो रही है, जैसी करनी वैसी भरनी, कादर खान और गोविंदा की। भारतीय जनता पार्टी लगातार नैतिकता, चाल चरित्र और चेहरे की बात करके देश में उनको इतना बड़ा सत्ता का अधिकार मिला, लेकिन इनके जितने भी काम हैं अभी तक वो सब चाल चरित्र और चेहरे से अलग हैं। आदरणीय मोदी जी भोपाल की रैली में जहाँ पे ये कहा गया था कि 10 लाख लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से कहा कि मैं किसी भी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने दूंगा। हम लोगों को देश सारे उनके जो जितने कार्यकर्ता थे डांस करने लगे। वो नहीं समझ पाए थे कि मोदी जी उस समय ये कह रहे थे कि मैं किसी और पार्टी में नहीं रहने दूंगा, अजीत पवार ने भी बोली, सबों को लेकर आऊंगा। एक बात अजीत पवार ने भी बोली, इसमें मेरा क्या दोष है, मैं आपके घर पे पैदा नहीं हुआ। ये उन्होंने भी बोली। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। उनके परिवार में पैदा हुए वो, लेकिन उनके घर में पैदा नहीं हुए। जो उनको हक मिला वो हक तो पवार परिवार का ही मिला ना, पवार परिवार का मिला। ये बात भी सच है, उतनी सच है। ठीक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मृत्युंजय और फिर राजकुमार भाटी, मैं आपके पास आऊंगा पहला कमेंट। लेकिन गौरव भाटिया, एक छोटा सा रिएक्शन इस बात के ऊपर कि आप लोग जो बार बार इसकी बात हो रही है कि भ्रष्टाचार की आप बात करते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ हो गए। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, लालू प्रसाद यादव 4 बार दोष से धुए हैं न्यायालय में। मोदी जी की सरकार थी। हमने देखा अनिल देशमुख जो शरद पवार के आसपास घूम रहे थे, कार्रवाई किसने करी? गांधी परिवार, पी चिदम्बरम, किसके समय में कार्रवाई हुई हमारे? और हमें यह समझना होगा कि अब सीबीआई, अमीर जी, पिंजरे का तोता नहीं है। सीबीआई, ईडी और पुलिस की जो जांच होती है यह निष्पक्ष होनी चाहिए। कौन किसके साथ आता है इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर भ्रष्टाचार का लिप्त पाएंगे, साक्ष्य मिलेंगे, प्रमाण मिलेगा, तो वो चक्की पीसिंग जैसा भी आप कह रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस ने बोला था ये बात। हाँ, तो लेकिन आप मुझे सुना रहे हो। देखिए, मैंने क्यों बोला आपको, मैंने एक विधिक फर्क समझाया जी। जांच एजेंसी निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ये जो विपक्ष ने बैंड बाजा और बारात की तैयारी करी, लेकिन बाराती भाग गए बीच में से। नहीं, पूरा देश की जनता बारात बनने के लिए तैयार है, और आप देखेंगे जब बाराती निकलेगा तब इनकी विदाई की शहनाई बजाई जाएगी 24 में। ये जो लूटे भ्रष्टाचार पर अभी ज्ञान दे रहे थे, तो भ्रष्टाचार पर लुटेरे देश से हो गए फरार और सोते रह गए चौकीदार, और अब तो जनता भी हो गई है समझदार और होशियार। अब इनका भ्रष्टाचार पर कैसा हो रहा प्रहार, ये सब लोग देख रहे हैं कि जो भाजपा के बन जाएंगे यार वो हो जाएंगे सदाचार, और जो नहीं बनेंगे भाजपा के यार वो है भ्रष्टाचार। ऐसा प्रहार तो भ्रष्टाचार पर आज तक किसी ने देखा नहीं होगा। अमित जी, ये भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है? आज आप थोड़े परेशान हैं। कौन परेशान है? आपको हमारे आवाज की बुलंदी में बताइए। इतने लोग तो शरद पवार की पार्टी टूट गई, परेशान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये शरद पवार खुश है। शरद पवार जी की पार्टी इन्होंने तोड़ ली। नहीं तो खुश हैं आप? नहीं, हम क्यों खुश होंगे? तो फिर परेशान है? हम खुश हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो गई। लड़ने से पहले ही मैदान मोदी ने आज प्रधानमंत्री ने बोला जो मोदी नहीं। अरे जो भाजपा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही वो भेज दे रही है आईटी, ईडी, सीबीआई का भाई दिखा रही। अच्छा, आपके अभी तो भेजी थी, आपकी पार्टी तो नहीं टूटी। अरे हमारी हिम्मत है इनको तोड़ने की, और इन्होंने तोड़ा। इन्होंने महाराष्ट्र में खेल शुरू किया, अंत बिहार में हम करेंगे। मुझे पता है आप अंत आप करेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि जेडीयू को आप तोड़ेंगे। नहीं, आप कहां चले गए? पिछले सावन में भाजपा की नैया बिहार में डूबी थी। इन्होंने महाराष्ट्र में ही खेला किया था, शिंदे सरकार बनी थी और बदला लिया बिहार में। बिहार के बाद हिमाचल साफ, कर्नाटका साफ, फिर महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा। आप उत्तराखंड भूल गए, उत्तर प्रदेश भूल गए। महाराष्ट्र में इन्होंने छेड़ा है। जी। हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं राजकुमार जी आपको बता रहा हूं। गौरव 30 सेकंड में रिप्लाई दें राजकुमार भाटी। देखिए, ऐसा है, इनके लिए यही कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और मैं क्यों कहता हूं, ये लोग जो महाराष्ट्र में हुआ अमीश जी, वो अंदरूनी मामला है एनसीपी का, लेकिन छाती पीट रहे भाजपा ने कर दिया, लॉन्ड्री मशीन, गंदगी इतनी क्यों कर रहे हैं? एआईएमआईएम मुस्लिमीन पार्टी, आप जानते होंगे, उनके प्रवक्ता नहीं, 4 विधायक आए थे,
5 आए थे, 4 इनके पास आ गए। भैया भैया 4 विधायकों को अपनी पार्टी में ले लिया। सरकार में सुनिए, नहीं अरे थे, चांद भैया, हम विपक्ष में अरे थे। चांद, चांद। और पहली बार ऐसा लेकिन हुआ ये ना जब कोई है। विधायक तीसरा विपक्ष में मौका मिला, आता है। जिसको मैं तो हमने आपके बीच मंत्री में नहीं बोला बनाया नहीं। था। मैं आपके बीच हाँ, में हम नहीं, गलत उदाहरण अरे, सेट कर रहे हैं अरे ना। सुनिए। अच्छा एक बीमारी अरे, मोतियाबिंद की दवाई एक्जिमा की, ये नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है। अरे मोतियाबिंद तो ठीक हो जाता है, जो मोदियाबिंद ने हो रखा है नफरत का, वो ठीक नहीं होगा। हर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, और महंगाई हर घर लाई। टमाटर 160 रुपया किलो। अरे आप क्यों बोल रहे हैं हर मोदी घर घर मोदी, आप क्यों बोल रहे हैं? महंगाई हर घर लाई, बेरोजगारी हर घर लाई। अच्छा ये हम बोल रहे ठीक है। हैं। राजकुमार भाटी, सीबीआई विपक्षी के घर आई। राजकुमार भाटी, फिर और 10 सेकंड। अच्छा है, उदाहरण आपको अच्छा लगेगा, जनता सुनना चाहती है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं, गांधी परिवार पे आते। राजस्थान में बसपा का समर्थन लिया, 6 विधायक थे, समर्थन दिया, अपनी पार्टी में मर्ज करा लिया। ये लोग छाती पीट रहे हैं। आप एग्जांपल है कि पूरी की पूरी पार्टी आ गई। ये अपने सहयोगी को तोड़ लिया। जेडीयू के 6 विधायक को साथ में थे, जेडीयू अरुणाचल में तोड़ लिया था बीजेपी। अरे आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। नहीं, आप उनके 20 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। आप ये उनके 15 विधायक तोड़ने के मूड में आ रहे हैं। नीतीश बाबू बोलेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई होगा नहीं। ओके, लेकिन मुझे तो वो शोले फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। लेकिन देखिए कहानी फिल्मी हो रही है तो एक इसकी भी बात कर लेते हैं। एक फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, लेकिन एक वेब सीरीज भी आई है जिसको फैमिली नाम दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि परिवारवादी फैमिली रन पार्टीज के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है जो अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र में करा है? उन्हें बोला क्योंकि मैं इनके घर में पैदा नहीं हुआ इसलिए मुझे कमान नहीं दी, जबकि मैं कॉम्पिटेंट था। तो उन्हें कमान इन्होंने दे दी, भारतीय जनता पार्टी ने। जो परिवारवादी बचेंगे उन्हें ये दे देंगे। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की जिसने कब्र खोदी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी का नाम कब्र कब से हो गया। भाई भ्रष्टाचारी तो सारे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और किसी और ने आरोप नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और सीबीआई से जांच बैठाई थी, मुकदमे दर्ज करे थे। आप याद करो, और ये जनता को विशेष ध्यान देना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पे, मुहिम चलाने के नाम पे देश को बर्बाद करना, देश की राजनीति को बर्बाद करना, देश के लोकतंत्र को खत्म करना और तानाशाही चलाना, वो कितना खतरनाक है, इसे आप आने वाले समय में देखोगे। परिवारवादी पार्टी जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो सारे देश को नीलाम कर देंगे। और ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने कहा था कि मेरी जो मुहिम है भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी मुहिम एक चलेगी। मुझे बताइए, जिस अजीत पवार को हमेशा भाजपा ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद इन दोनों के नाम पे, जिस अजीत पवार पे अटैक किया भाजपा ने, 70,000 करोड़ के करप्शन का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अगर उनकी ही पार्टी अगर प्रधानमंत्री की बात नहीं मानती है तो ये प्रधानमंत्री जी का अपमान मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा, भले मेरी पार्टी से नहीं है। मोदी जी का अपमान हम कैसे सहन करेंगे? मोदी जी कहते हैं कि देश में हम शांति बनाए रखेंगे, उनकी पार्टी मणिपुर में शांति नहीं बना पाई, मैं नहीं सहन करूंगा मोदी जी का अपमान। मोदी जी कहते हैं कि हम महंगाई हटाएंगे, उनकी पार्टी की सरकार में टमाटर 150 रुपए किलो, मैं नहीं सहन करूंगा ये अपमान। मोदी जी कहते हैं कि जनता को हम सारे राहुल चुनाव नहीं लड़ पा रहे। प्लीज आप थोड़ा सा समझ दे रहा हूं आपको, मेरी बात को राहुल जी चुनाव नहीं मैं आ रहा हूं, उसी पे आ जाऊंगा। पहले मेरे प्रधानमंत्री को बचाने का काम कर लो, इनकी पार्टी तो नहीं बचा पा रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो जी बातें की हैं, आज उनकी पार्टी की सरकार में सारी बातें जुमले साबित हो रही है। देश की जनता को समझना पड़ेगा। एक तरफ इन्होंने कहा चक्की पीसिंग, नो चक्की पीसिंग बिकॉज गोइंग ऑन बीजेपी's वॉशिंग मशीन, क्योंकि जैसे जैसे वॉशिंग मशीन चलेगी चक्की पीसिंग वाले सारे भाजपा में चले जाएंगे। 2 विकेट उखाड़ने हैं, एक एक करके उखाड़ते हैं। पहले समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। इतना अहंकार मत रखिए भाई। गूगली नो बॉल नहीं फेंके, ये पता है। हालत देख, एक आपकी बात को पेशेंट बेचारे हिट विकेट हुए जा रहे, हिट विकेट। इसको खोदने वाले लोग हैं, ये क्रिकेट क्या खेल। ये लीजिए आगे चारा घोटाला वाले, कहीं चारा मिलेगा खाने के लिए? इनके पास तो कोई चारा नहीं है। चलिए एक एक करके इनके पास कोई चारा नहीं है। आप लोग अंपायर को उठा लेंगे, ये मैच थोड़ी खेलते तो अंपायर को उठा लेंगे, इनकी तो आदत है। आप मैच नहीं खेलते, अंपायर ही उठा लेते हैं। राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हाईकोर्ट ने आज भी निर्णय दे दिया है। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी खुद ही अपने घर में छुपाने वाली जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी ना, वो इंदिरा गांधी ही थी। इसलिए हमें ना ज्ञान दे कि कैसे खेला जाता है मैच। आप में दम नहीं
और फिर आप चिल्लाने लगते हैं भैया अंपायर मिल गया। अहंकार 40 सेकंड सुनिए ना। आप देखिए, सबसे पहले समाजवादी पार्टी, आपने वंशवाद की बात करी और भ्रष्टाचार, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो है महंगाई बढ़ गई है हमारे टाइम। अरे भैया 200 रुपए की टोटी सरकारी बंगले से चुराई इसी पार्टी ने। आप बताइए ये जनता की सेवा करेंगे? दूसरी बात, ये जो युवा बैठे हैं ना, मैं आपको बताता हूं, जितना मौका अखिलेश यादव को मिला है या राहुल गांधी को, जो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता है, अगर इन युवाओं को मिल जाए तो कहां से कहां पहुंच जाए। मैं गिनवाता हूं आपको। मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव प्रदेश के अध्यक्ष थे, राम गोपाल यादव लीडर थे राज्यसभा में, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव। अरे भैया सारे यादव, अगर कोई और परिवार का आता था तो दूसरे जो वरिष्ठ नेता थे उसके कहते थे सरक जाओ, तुम भैया बाद में आना। ये इज्जत होती थी। योग्यता की जगह कहां थी? योग्यता की जगह है तो भारतीय जनता पार्टी में है। नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी एक परिवार से नहीं आए, उन्होंने पोस्टर लगाए, मेहनत करी, पसीना बहाया तो यहां तक पहुंचे। जनता आशीर्वाद देती है। ये फर्क मेरा काउंटर सवाल, अजीत पवार, मुझे आप 10 सेकंड जरूर देंगे। अजीत पवार परिवार से आए कि नहीं आए? सुन, अब मैं बताता हूं। जवाब। आपने जो बात कही अजीत पवार, पहली बात तो मैं एनसीपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अमीश जी, योग्यता की बात हो, अजीत पवार ने संगठन संभाला था या सुप्रिया सूले ने? मेहनत किसने करी, किसका नाम है? और अगर अजीत पवार ने कहा कि मेरी गलती यह है कि मैं उस मां की कोख से पैदा नहीं हुआ जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं फिर से बात यह आती है योग्यता किसकी ज्यादा है। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने अभी कहा कि मोदी जी ने कुछ कहा, उनका अपमान हम नहीं सहेंगे। अरे भैया हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। राहुल गांधी कहती थी टीएमसी जो है बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरे भैया वो बिहार में महाठगबंधन की जो बैठक हुई, टीएमसी के साथ क्यों बैठे थे? इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी ईडी की बहुत अच्छी है। हम भी राहुल गांधी का अपमान नहीं सहेंगे। क्यों भैया उनके साथ बैठे थे जब अरविंद केजरीवाल आए? अरे ये वो दोगले हैं। गौरव भाटिया ने 2 बातें मेरी पार्टी के बारे में बोली। अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते, कुछ आंकड़े पेश करते, कुछ सबूत दिखाया तो मुझे भी अच्छा लगता। नहीं, बीच में तो मैं चिल्लाया नहीं था, मैं तो शांति से सुन रहा था। मैं भी शांति से सुन धैर्य के साथ। आपने एक बात बोली, सच्चा आदमी हमेशा धैर्य से सुनता है। मैं मानता हूं आप सच्चे आदमी, अखिलेश यादव की जगह आपको होना चाहिए, परिवार से नहीं है। मैं तो कह रहा हूं नुकसान कर रहे हैं सब बोलकर। ये मनोविज्ञान कहता है जिस आदमी के दिल में सच्चाई होगी वो धैर्य से सुनेगा, और जिसके जो झूठा होगा, चोर होगा, वो हमेशा बौखलाएगा, शोर मचाएगा, चिल्लाएगा। मैंने बहुत धैर्य से आपकी बात सुनी। इन्होंने 2 बातें कही। अगर ये कोई तथ्यात्मक आलोचना करते तो मुझे भी अच्छा लगता, क्योंकि लोकतंत्र के लिए जरूरी है हमारी कमियां ये बताएं, इनकी कमियां हम बताएं। लेकिन उन्होंने दोनों फालतू बातें की। आप अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचो कि जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो देश के सबसे बड़े सूबे के, जो खुद 5 साल मुख्यमंत्री रहे हों, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का बजट खर्च किया हो, वो आदमी 200 रुपए की टोटी चुराएगा? कोई गले उतरती है ये बात? लेकिन चरित्र हनन करना इनकी पार्टी का और इनका काम है, झूठ बोलना, झूठी अफवाहें उड़ाना। दूसरी बात इन्होंने कही, समाजवादी पार्टी में योग्य लोगों की तो कोई पूछ है नहीं, वहां तो चमचे चापलूस लिए जाते हैं। आदरणीय वीरेंद्र भाटिया जी, स्वर्गीय वीरेंद्र भाटिया जी का नाम शायद आपने न सुना हो, इनके पिताश्री थे, आजीवन समाजवादी पार्टी में रहे, ये भी समाजवादी पार्टी में ही थे। तो मैं उनके लिए तो स्वर्गीय और हमारे आदरणीय थे, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनसे ही पूछूंगा क्या चमचागिरी और चापलूसी करके ही समाजवादी पार्टी में गए थे या योग्यता के बल पे गए थे? तो इस तरह की अनलगर बातों का कोई अर्थ होता नहीं है। जो आरोप आपकी सरकार के ऊपर है, जो आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, उसके जवाब दीजिए। आप दोनों झूठे आरोप लगाना, झूठी बातें करना, इसको कोई इस बात को फिर यही विराम देंगे। आप अपनी नहीं, विराम नहीं। देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, व्यक्तिगत आप नहीं कर रहे थे जब 200 रुपए की टोटी चुरवा रहे थे? मैं तो आदर के साथ देखिए, अब आप ज्ञान दे रहे थे। अब ये मेरे नेता को जो बौखलाया होगा वो चिल्लाता रहेगा। देखो इनके कुतर्क देखो, कुतर्क देखो इनकी। अब आपको उन्होंने मौका दिया, मैं सलीके से करूंगा जी। देखिए पहले तो आपके लिए अर्ज किया, अच्छे आदमी हैं, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, अक्सर इज्जत मिल जाती है सर झुकाने से। तो इसलिए बात जब करिए तो तमीज से करिए। लेकिन एक फर्क बताऊंगा, मैं बहुत बेकार आदमी हूं, वंशवाद की उपज हूं, सब मान लिया। मेरे लीडर नरेंद्र मोदी जी हैं, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब मैं आपको बताता हूं फर्क।
अभी जी 30 सेकेंड हाईलाइट ऑफ द डिबेट है, सुनिएगा। अखिलेश यादव 39 साल में मुख्यमंत्री बने, इसलिए बने क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, पार्टी उनकी थी। अगला चुनाव आया 2017 में, मुख्यमंत्री नहीं बने क्योंकि वंशवाद की उपज थे। योगी आदित्यनाथ जी 6 बार सांसद रहे थे, मुख्यमंत्री बने 2017 में, उम्र थी 43 साल। दोबारा मुख्यमंत्री बने 2022 में। गद्दी जो है ना वो दी जा सकती है, लेकिन गद्दी संभाल के रखने की भी योग्यता होनी चाहिए, जो इनमें नहीं है। अमीश जी ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें गद्दी संभालने की बात, गद्दी संभालने की बात की। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन अंतराल के उस पार बैंड बाजा और बारात किसका बजेगा, ब्रेक के बाद जानेंगे। देख रहे हैं आप ये देश है हमारा। राजीव गांधी ने आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आप वापस चले गए कहीं पे? मैं आपको स्पेसिफिक जवाब मांग रहा हूं। आपका एमपी है, आप दिल्ली का एमपी है, आप बोलिए। पोलैंड की तरह यूक्रेन भी रूस के लिए सिरदर्द बन जाए, लिहाजा जंग छिड़ी। ज़ेलेंस्की अब तक जिद पर अड़े हैं कि उन्हें हर हाल में नेटो की सदस्यता चाहिए। उसके पीछे की दलील का कारण है नेटो का एक नियम। इस नियम के मुताबिक नेटो के इस समय 31 सदस्य देश हैं। इनमें से किसी भी देश पर हमला नेटो के तमाम देशों पर हमला माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लड़ना चाहेगा उसे सीधे 31 देशों के साथ लड़ना होगा। जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की अपनी ताकत में इजाफा के लिए तत्काल नेटो की सदस्यता चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की इसी चाह को राख की तरह उड़ा दिया है नेटो ने। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सदस्यता पर निकट भविष्य में बातचीत शुरू नहीं होगी। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने महज 24 घंटे के अंदर ही 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाजपत नगर में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर एक आदमी की मौत हो गई। जबकि दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्रोन से ली गई दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गाड़ियां सड़क पर रेंगती दिखाई दी। हाईवे पर लगे लंबे जाम की वजह से लोग घंटों फंसे रहे, क्योंकि दिल्ली में हुई भारी बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बीच दिल्ली के कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बाद देशबंधु कॉलेज की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 15 गाड़ियां और कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि दिल्ली में सावन की पहली बारिश ने ही पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कालकाजी इलाके में बने देशबंधु कॉलेज की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की वजह से उसके आसपास खड़ी करीब 15 गाड़ियां टूट गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस गाड़ी मालिकों की शिकायत के बाद कार्रवाई में जुट गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास बसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब गया। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से वहां बसे लोगों को बाहर निकाला। इसके साथ ही जवानों ने तेज बहाव में फंसी कई बकरियों को भी रेस्क्यू किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई और पूरा इलाका डूब गया, जहां पानी का तेज बहाव सब कुछ तिनके की तरह बहाता दिखा। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की खबर सामने आई, जिसकी वजह से पहाड़ काटकर बना रास्ता भरभरा कर गिर गया और लोगों के लिए वहां से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ का हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर गिरता दिखा, जिसकी चपेट में आई सड़क पूरी तरह से कट गई। बताया गया कि शिमला के संजोली के ढिंगू मंदिर के पास तेज बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की घटना हुई, जिसके बाद रास्ता तक बह गया। गनीमत रही कि इस घटना के दौरान वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं राजस्थान के सीकर में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। यहाँ तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी नजर आया, जिसने वहां रह रहे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सीकर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें शहर पानी पानी नजर आया। गाड़ियां छत तक पानी में डूबी दिखी। एक गाड़ी तो पानी के बीच बंद हो गई,
जिसे कुछ लोग धक्का देकर ले जाते दिखे, क्योंकि भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें समंदर में तब्दील हो गयी। मकान, दुकान और रास्ते, हर जगह पानी ने अपना कब्जा जमा लिया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 2 दिनों तक राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी है। रामबन के पंथियाल में T5 टनल के बाहर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से में जमीन खिसकने से हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। क्योंकि रामबन में T5 टनल की सड़क चिनाब दरिया में बह जाने के बाद जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू जाने वाली गाड़ियां घंटों जाम में फंसी थी। हालांकि अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम तुरंत शुरू कराया, ताकि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए मलबा हटाकर एक अस्थायी रास्ता बनाकर गाड़ियों को निकाला गया। और अब वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। प्रिगोजिन को लेकर अमेरिका के पेंटागन ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा यह कि प्रिगोजिन अब अपनी बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है 50,000 की प्राइवेट आर्मी को छोड़कर प्रिगोजिन अपने डुप्लीकेट को क्यों सामने कर चुका है। वैगनर ग्रुप का चीफ इस वक्त पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। अमेरिका के पेंटागन का दावा है कि वैगनर ग्रुप का सरदार प्रिगोजिन छिपने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा है और यही वजह है कि रूस के अंदर और बाहर योवगेनी प्रिगोजिन की तलाश तेज कर दी गई है। रूस के शहर शहर में योवगेनी प्रिगोजिन को खोजा जा रहा है, क्योंकि समझौते के तहत योवगेनी प्रिगोजिन को जाना तो बेलारूस था, लेकिन फिर पहुंच गया रूस और अब तो उसके बॉडी डबल के होने की भी बात सामने आ रही है। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5 और तस्वीर नंबर 6। इन 6 तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रिगोजिन को लेकर सनसनी मची हुई है। प्रिगोजिन भेष बदलने में माहिर है, इसे पूरी दुनिया जानती है। हुलिया बदलकर दुश्मन की नजरों में धूल झोंकने में योवगेनी प्रिगोजिन को महारत हासिल है, ये सबको पता था। लेकिन अब प्रिगोजिन की बॉडी डबल की जानकारी सामने आने के बाद रहस्य और गहराता जा रहा है। योवगेनी प्रिगोजिन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो नाकाम विद्रोह के बाद क्रेमलिन को भ्रमित कर रहा है, रूस में खुद को लेकर भ्रम फैला रहा है, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि प्रिगोजिन ने अपने निर्वासन की शर्तों को नजरअंदाज कर दिया है और रूस वापस लौट गया है। Касается Евгения Васильевича Викторовича, да? Евгения Викторовича Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси. जैसे जैसे पुतिन के दुश्मन नंबर 1 को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है, वैसे वैसे उसका सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया है। पेंटागन के दावे के मुताबिक प्रिगोजिन अपनी हरकतों को छिपाने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहा है। दावे के मुताबिक प्रिगोजिन से जुड़ा एक बिजनेस जेट बुधवार को सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को के लिए रवाना हुआ और गुरुवार को दक्षिणी रूस की ओर जा रहा था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वैगनर प्रमुख उसमें सवार था या नहीं। पुतिन के खिलाफ एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, देश में समान नागरिक कानून संहिता लागू होनी चाहिए। कानून सही होना चाहिए, जरूरी है। पहाड़ों पर भारी बारिश से बढ़ी आफत, हिमाचल में बारिश का रेड अलर्ट। व्यास नदी की लहरों में बही कार, मंडी में आए सैलाब में डूबे शहर के कई इलाके। कुल्लू में भी सैलाब से मचा हड़कंप। हिमाचल, दिल्ली और गुड़गांव में स्कूल बंद। सामने आई दिव्य राम मंदिर की पहली झलक। निर्माण काम को दिखाने के लिए मंदिर परिसर का गेट मीडिया के लिए खोला गया। भूतल का निर्माण काम पूरा, प्रथम तल का निर्माण कार्य है जारी। कारागार बना दिया था। प्रिगोजिन के घर मिले कैश की मात्रा देखिए। प्रिगोजिन ने अपने घर में भर भर कर कैश जमा किए थे।
प्रिगोजन रोस्तोफ में विद्रोह से 4 महीने पहले ही पुतिन से बागी हो गया था। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आई कि पुतिन ने वैगनर आर्मी के अंत का ऑर्डर दे दिया है और इसीलिए बेलारूस में पूरी प्लानिंग के साथ वैगनर आर्मी को भेजा गया है। ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए खुद ज़ेलेंस्की भी कम जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। नेटो के कहने पर ज़ेलेंस्की पुतिन से भिड़ गए बिना ये जाने कि नेटो यूक्रेन को क्या वाकई सदस्यता देना चाहता है। नेटो की हरकतों को देखकर तो कम से कम ये नहीं लगता। कहा जा रहा है कि लिथुआनिया के शिखर सम्मेलन में नेटो यूक्रेन की सदस्यता पर विचार तक नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया कि नेटो उसे अपना लेगा और वही नेटो किया है। नेटो ने इससे इनकार कर दिया है कि यूक्रेन को 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में होने वाले सम्मेलन में सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। स्वीडन के बाद ज़ेलेंस्की की आस बंध गई थी कि अब उनका नेटो में शामिल होने का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अब ये होता नहीं दिख रहा। यह नेटो इतना खास क्यों है कि यूक्रेन को जलाकर भी इसकी सदस्यता ज़ेलेंस्की हासिल करना चाहते हैं? इस नेटो में ऐसा क्या है जिसके बिना यूक्रेन का काम नहीं चल पा रहा है? इस नेटो में शामिल होने पर ज़ेलेंस्की को ऐसा कौन सा तीर मिल जाएगा जिससे वो रूस से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने लगेंगे? नेटो की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। नेटो की सदस्यता यूक्रेन नहीं ले, सारा संग्राम इसी पर छिड़ा है। ये इसलिए कि पुतिन नहीं चाहते कि नेटो उनके पड़ोसी देश में अपना सैन्य अड्डा बनाए। यूक्रेन में अमेरिका डायरेक्ट दखल देना शुरू कर दे। पोलैंड की तरह यूक्रेन भी रूस के लिए सिरदर्द बन जाए। लिहाजा जंग छिड़ी। ज़ेलेंस्की अब तक जिद पर अड़े हैं कि उन्हें हर हाल में नेटो की सदस्यता चाहिए। उसके पीछे की दलील का कारण है नेटो का एक नियम। इस नियम के मुताबिक नेटो के इस समय 31 सदस्य देश हैं। इनमें से किसी भी देश पर हमला नेटो के तमाम देशों पर हमला माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी लड़ना चाहेगा उसे सीधे 31 देशों के साथ लड़ना होगा। जाहिर सी बात है कि ज़ेलेंस्की अपनी ताकत में इजाफा के लिए तत्काल नेटो की सदस्यता चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की इसी चाह को राख की तरह उड़ा दिया है नेटो ने। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सदस्यता पर निकट भविष्य में बातचीत शुरू नहीं होगी। दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने महज 24 घंटे के अंदर ही 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाजपत नगर में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर एक आदमी की मौत हो गई। जबकि दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ड्रोन से ली गई दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें गाड़ियां सड़क पर रेंगती दिखाई दी। हाईवे पर लगे लंबे जाम की वजह से लोग घंटों फंसे रहे, क्योंकि दिल्ली में हुई भारी बारिश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और इस बीच दिल्ली के कालकाजी इलाके में भारी बारिश के बाद देशबंधु कॉलेज की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से करीब 15 गाड़ियां और कई मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि दिल्ली में सावन की पहली बारिश ने ही पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कालकाजी इलाके में बने देशबंधु कॉलेज की दीवार भरभराकर गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की वजह से उसके आसपास खड़ी करीब 15 गाड़ियां टूट गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस गाड़ी मालिकों की शिकायत के बाद कार्रवाई में जुट गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और उसके आसपास बसे लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब गया। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से वहां बसे लोगों को बाहर निकाला। इसके साथ ही जवानों ने तेज बहाव में फंसी कई बकरियों को भी रेस्क्यू किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली थी, क्योंकि भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई और पूरा इलाका डूब गया। जहां पानी का तेज बहाव सब कुछ तिनके की तरह बहाता दिखा। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बाहर निकाला।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की खबर सामने आई, जिसकी वजह से पहाड़ काटकर बना रास्ता भर-भरा कर गिर गया और लोगों के लिए वहां से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें पहाड़ का हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर गिरता दिखा, जिसकी चपेट में आई सड़क पूरी तरह से कट गई। बताया गया कि शिमला के संजोली के ढिंगू मंदिर के पास तेज बारिश की वजह से पहाड़ दरकने की घटना हुई, जिसके बाद रास्ता तक बह गया। गनीमत रही कि इस घटना के दौरान वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं राजस्थान के सीकर में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। यहाँ तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी नजर आया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। एक और हमारे साथ पार्टी है जहां पर भी वंशवादी, पहले लालू यादव, फिर राबड़ी यादव, फिर तेजस यादव, फिर तेजस्वी यादव, मीसा यादव, और भी कोई नाम होगा तो आप ऐड कर दीजिए, हो सकता है मुझे ध्यान में ना हो। लेकिन एक बात बताइए, ये वंशवादी एक दरख्त का हाल हुआ है शरद राव पवार की पार्टी का, क्या आपको लगता है कि अभी नहीं, आने वाले दिनों के अंदर काबिलियत के आधार पर तो काम करना ही पड़ेगा? देखिए ऐसा है अमित जी, ये भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर ये भाजपाइयों का रेडीमेड भाषण बहुत हो गया। हम 3 दशकों से देख रहे हैं, उस समय तो हम लोग स्टूडेंट थे, यही आरोप लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है ना, क्या अमित देवगन जी के बच्चे को मीडिया में नहीं आने का हक? बिल्कुल अधिकार है, लेकिन यही शो करने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें काबिलियत होगी तो वो आए, अगर इनमें से किसी की काबिलियत होगी तो वो यहां खड़ा होगा। अमीश देवगन के बच्चे को भी वो अधिकार नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है, आपने बहुत सही बात बोली, आई रिस्पेक्ट योर एग्जाम्पल। सुनिए सर, आपने आई रिस्पेक्ट योर एग्जाम्पल। मैं बताता हूं क्या होता है, जब मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बने, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बने, परिवारवाद की बेला वो होती है अगर कोई जमीन पे काम करके, मृत्युंजय तिवारी अगर जमीन से ऊपर आता है और उसका बच्चा भी वैसे ही मेहनत करके आता है, उसे परिवारवाद नहीं कह सकते। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर था, उसके बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी ऐसी जगह मिले, वो परिवारवाद होता है। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर मेहनत कर रहा है अपने पिता की तरह, तो फिर उसको हिस्सा मिलेगा, तो वो परिवारवाद नहीं होता। अगर होता है तो गलत है, चुन के अगर आता है तो गलत नहीं है। लोकतंत्र में कागज के इस पर साइन करके कोई नहीं दे देता है कि तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव जी को जनता ने चुना है, 2 बार चुना है, चुनाव जीत कर आए। अगर तेजस्वी यादव जी को विधायक दल ने अपना नेता चुना और डिप्टी सीएम है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जिन परिवारवाद पार्टियों के साथ गठबंधन में थी, वो क्या थी? अकाली दल, रामविलास पासवान जी की पार्टी, सारे अकाली दल, सारे चौटाला, हम कर रहे हैं। तो सब पे सवाल उठाता हूं, किनके साथ थे? जी किनके साथ थे ये लोग? जी एक बात पक्की है, दम होगा तो बौखलाएगा कोई खूब देंगे, राशन का ठिकाना है भैया, राशन तो भैया डाटा खूब दिखाएंगे, आटा मिल नहीं रहा, टमाटर मिल नहीं रहा, मिर्ची हो गया अमीर जी 160 रुपये। अरे काहे मिर्ची खा रहे हैं? मिर्ची खा रहे इतनी? भाई मिर्ची अदरक तो बिहार वाले खाते हैं। थोड़ा ममता जी आई थी, अरे सुनिए ना, हमें बिहारी इतना अच्छा तो आता नहीं है। ममता जी आई थी, थोड़ा रसगुल्ला खाते, रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे, हम नॉन रोटी मिर्ची खाएंगे। सुनिए लेकिन भाजपा मलाई खाएगी, वो कह रहे हैं हम नून रोटी और मिर्ची खाएंगे, रसगुल्ला जनता को खिलाएंगे। अच्छा जवाब है। डाटा देते हैं, आटा नहीं, तो याद आ गया जो पाकिस्तान कभी कहता था कि हमें कश्मीर चाहिए, वह आटा नहीं है, ये है मोदी जी की ताकत। अरे आटा में पाकिस्तान आ जाइए, पाकिस्तान आ गया, आटा में पाकिस्तान का संबंध। पब्लिक के भी सवाल आएंगे फिर। अभी ये तरीका ठीक है, मैं अपनी बात बोलूंगा। दूसरी बात, क्योंकि खाने की करी, तो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी कह देता हूं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और चले हैं बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए। जब दांत नहीं था, आंख में था, पाकिस्तान का बिरयानी खाने चले गए। बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब मैं जवाब देता हूं। सुनो, एक समय ऐसा था कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले हुए, मनमोहन सिंह जी से पूछा आर्मी ने, हम नेस्त नाबूद कर देंगे, कर नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को खुली छूट दी, घुस के ठोका पाकिस्तान को। ये फर्क है। अभी सुनिए, आपने ये नरेंद्र मोदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है। ये कारण नरेंद्र मोदी जी हर लाइन पे देखिए टोका जाए, ऐसा बात बोल रहे, गले के नीचे हजम नहीं हो रहा। मैं अपनी बात हमारे सेना
हमारे जवान वहां शहीद हो रहे हैं। अरे चलिए नहीं हुई अमीश जी, मैं वरना फिर देखिए बीच में टोकना नहीं चाहता हूं, या हर लाइन पे टोकेंगे ठीक नहीं। अब सुनिए, भारत को जोड़ेंगे, यात्रा पे चल रहे हैं और मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान में व्यापारी कौन है? कन्हैया कुमार। भारत तेरे टुकड़े होंगे। भैया ऐसे व्यापारियों से भारत को बचाए भगवान, जो कि टुकड़े करते हैं। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान है। लेकिन कन्हैया कुमार, अगर कन्हैया कुमार को रखेंगे तो मोहब्बत की दुकान। रोहन जी की बारी है, रोहन जी की बारी है, निवेदन को स्वीकार करें। ओके ओके, आप मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत गौरव जी जब आप बात करते हैं तो मोहब्बत पर जब भाजपा बात करे तो गुस्सा आएगा। कन्हैया के बारे में कुछ बोल दिया जगदीश टाइटलर, गुस्सा आ गया भैया को। कन्हैया कुमार से जितना आपको लगाव है उतना ही लगाव उनको है। आप पूछिए मत, अगर इन्होंने टिकट दी थी तो समर्थन नहीं करेंगे ये लोग, मैं जानता हूं इस बात को। चलिए आगे बढ़िए। ओके रोहन जी, ये राहुल जी अब 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे क्योंकि हाईकोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। माफी काहे नहीं मांग लेते इस पूरे मामले के ऊपर? अरविंद केजरीवाल ने कई बार मांगी है, कई बार गलती हो जाती है, माफी मांग के आगे बढ़ जाना चाहिए। आज राहुल जी को ये लोग बंगला ले ले, गाड़ी ले ले, सब ले ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ जनता है। एक दिन में उन्होंने चाबी छोड़ दी, इतने साल पुराना उनका बंगला था, कभी उनको मोह नहीं था। आज वही कर्नाटक में जाके जनता ने उनकी बात को स्वीकार किया। कब तक आप राजनीति करते रहेंगे? उनका एक एमपी नारायण काछड़िया, हाईकोर्ट ने सजा को, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, सजा को बरकरार रखा है। उसी पे आ रहा हूं। इनका एक एमपी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर गौरव भाटिया में हिम्मत हो तो उसका जवाब देके दिखा दे। नारायण काछड़िया अमरेली का एमपी, 3 साल की सजा होने के बावजूद आज भी सांसद बने हुए। क्यों? राहुल गांधी जी के साथ डबल स्टैंडर्ड है। चल मुझे आंसर दीजिए, आप इसका आप आंसर देखिए। कोर्ट के भी ऑफिसर हैं तो जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। मैं जो भी कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और इतना जरूर कहूंगा कि नहीं, नारायण काछड़िया का जवाब देखिए ये गलत है। नहीं, मुझे जवाब आप बोलिए, चलिए आप बोले नारायण काछड़िया का जवाब दीजिए। राजीव गांधी ने आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे आप वापस चले गए कहीं पे। मैं आपका स्पेसिफिक जवाब मांग रहा हूं। आपका एमपी है, अमरेली का एमपी है, नारायण काछड़िया, 3 साल की सजा हुई, आज भी एमपी नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड बात है। अगर आप नहीं, अमीश भाई, हाईकोर्ट की सदस्यता, मुझे कहना है अमीश भाई, क्या आपको नहीं लगता है कन्विक्ट होते सदस्यता चली जाती है? आजम खान की भी नहीं हुई ना, आजम खान की कई नेताओं की गई। नारायण काछड़िया अमरेली के एमपी की सदस्यता नहीं गई। अच्छा ठीक है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जवाब दे दे। राहुल गांधी के साथ भेदभाव वाला व्यवहार हो रहा है कांग्रेस का, यार मेरी बात जी, भेदभाव हो रहा है राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस बताइए नारायण काछड़िया का क्या हुआ? क्या बकवास? आज भी एमपी है, आज भी इनके एमपी। शांत कराइए पहले। नहीं, जवाब दीजिए ना। ठीक है, आप सुन लीजिए ना। 30 न्यायपालिका स्वतंत्र है। पवन खेड़ा की अरेस्ट रोक दी, टाइगर जिंदा, टाइगर जिंदा है। आप इसका बताइए, सदस्यता कैसे हुई, रद्द कैसे हुई? शांत कराइए। आप बताइए सजा कैसे? शांत कराइए। आप बताइए। बौखलाहट नहीं, आप आपकी बौखलाहट कॉमेडी सर्कस। नारायण काछड़िया यही बता रहा हूं, कॉमेडी सर्कस नहीं है। सबसे बड़ा जोकर कौन है? आप भी ताली कौन बजाता है? आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। मैं भी किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा, मैं किसी को तोतला नहीं कहना चाहूंगा, मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, मेरे संस्कार नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तो ये लोग बिखर गए हैं जी। अन्य मुद्दों पर इनका क्या रहेगा? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब राजकुमार भाटी जी देंगे। भाटी जी एक बात जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि यूसीसी के मुद्दे पर तो आप बिखर गए हैं, कई पार्टियों ने सरकार का समर्थन करा है और बोला कि हम यूसीसी के साथ हैं। सरकार का नहीं, यूसीसी का समर्थन किया है। लेकिन बाकी मुद्दों पर कैसे होगा? आपका नेता कौन होगा? ये सब सवाल खड़े होंगे, पब्लिक जानना चाहती है ये सवाल। पहली बात तो यूसीसी पे विपक्ष बिल्कुल नहीं बिखरा है। पूरे विपक्ष की एक ही बात है कि पहले आप ड्राफ्ट लेके आएं, ये बताएं कि कौन कौन से कानूनों में बदलाव चाहते हैं, कौन कौन से कानून देखे। और मैं एक गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं कि ये उद्धव ठाकरे साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ है। ये केवल धार्मिक बहस शुरू करना चाहते हैं देश में, इसलिए इस तरह के सिगूफे छोड़ते हैं। एक भाटिया साहब से हैं, एक श्रीवास्तव साहब से हैं जी। क्या महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भाजपा के गले की हड्डी बन गए हैं, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए आपने पवार साहब को करीब लाया है? और दूसरा श्रीवास्तव साहब से मैं ये समझना चाहता हूं कि अजित पवार साहब की कौन सी योग्यता है जो आपको नहीं दिखी और भाजपा को दिख गई? जी अच्छा सवाल है। और मैं बता दूं ये जर्नलिस्ट ही हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए हमारे साथ। ओके, अजित पवार में आपको जो काबिलियत नहीं दिखी वो बीजेपी को कैसे दिखी? एक अच्छा सवाल है, जवाब। देखिए, बीजेपी को काबिलियत क्या दिखी है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो 48 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 3 या 4 सीटें ही जीत पा रही है। और उनको ये बात मालूम है कि अगर महाराष्ट्र में उनको बहुमत नहीं मिला तो आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा के चुनाव में उनको सरकार बनाना कठिन होगा।
ये उनको ऐसा लगा कि आदरणीय अजीत तो पवार डैमेज साहब, कंट्रोल करना तो समझदारी है, बेवकूफी तो नहीं है। तो क्या देखा, वही तो मैं बता रहा हूं कि आदरणीय अजीत पवार के बारे में उनकी राय यह है कि अगर अजीत पवार साहब बीजेपी के साथ काम करेंगे तो शायद वहां पर हम लोग चुनाव जीत के आ सकेंगे। लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं कि अभी तो 3-4 सीटें जीतने की भी संभावना थी, लेकिन उनके इस करने के बाद अब महाराष्ट्र की 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं अमित जी। अच्छा, और आपको लगता है जो आपके विधायक गए हैं और सांसद जो गए हैं वो हारने के लिए गए हैं वहां पर? निश्चित रूप से, सारे के सारे निश्चित रूप से। जिसके साथ जनता होती है ना, इस मंच से कहता हूं 303 से ज्यादा सीटें आएंगी भाजपा की और एनडीए की 400 प्लस। इनसे 301 तो अभी दो तो अभी कम जनता ने कर दी इसी 5 साल में। यही पीड़ा है। ये सारे मिलके भी मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। अभी 303 नहीं है, प्रवक्ता खड़ा, अभी 301 है। और मैं आपको बताऊं, अभी गौरव भाई 303 नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए एक शेर अर्ज कर देता हूं। शेर अर्ज कर दीजिए। शेर अर्ज है। शेर अर्ज कर दीजिए। अगर आप शेर हैं तो बता दीजिए ना। नहीं भैया, मैं तो इंसान हूँ, ये नहीं बताऊंगा गधा कौन है, लोग बुरा। अरे वो तो जनता को दिख रहा है। ठीक है, जो 9 साल का जवाब नहीं दे पाया, अब शेर अपने आप को लॉयर बोलते हैं और जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, चलिए। अच्छा बोल तो दीजिए। देखिए, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। वही इनका हाल है। ये जुगनू क्या सूरज की तरह चमकेंगे? अरे मोदी जी हैं, अंगद का पैर है, रख दिया तो रख दिया, हिला नहीं सकते। इटली वाले नरेंद्र मोदी ने बोला था, नरेंद्र मोदी ने सदन में बोला था, एक अकेला सब पे भारी है। क्या आपको लगता है 24 की तैयारी है और बीजेपी कहती है कि बैंड बजाएंगे हम विपक्ष का और बारात निकलेगी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जीत की। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे एक अकेला सब पर भारी, ये भाषा अहंकारी की है। और अहंकार तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही, अहंकारी, हिटलरशाही जब नहीं चली है तो फिर मोदी जी की भी नहीं चलेगी जी। ये देश की जनता मांग रही है अमित जी, रोटी, कपड़ा और मकान। और जब ये मांग करती है तो बीजेपी हो जाती है परेशान। जनता एक और कह रही है, अब नहीं चलेगी परिवारवाद की दुकान। अरे परिवारवाद तो पूरे देश की जनता परिवार है। हमारा परिवार गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान है। और इनका परिवार कौन है? पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के बल पर ये गरीबों के आवाज को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की बोलने की आदत है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। उनका क्या है कि वो सोचते नहीं है, पहले बोलते हैं, उसके बाद सवाल क्या है? सवाल उनका ये है कि जैसे मोदी सरनेम वाला जो मुद्दा था, मोदी सरनेम वाला मुद्दा, उस मुद्दे के ऊपर पूछना चाहता हूं। जब मोदी का सरनेम वाला मुद्दा बोला गया था उस पर। अच्छा, बिल्कुल। वो कह रहे हैं, वो मतलब उन्होंने वो बात क्यों बोली? अगर उन्होंने बोल दी तो फिर देखिए, आपकी गलती नहीं है भाई साहब। आप जब व्हाट्सएप में कटी हुई क्लिप देखते हैं ना, उनमें आगे जो नीरव मोदी बोला था, ये जो आगे नाम जो थे वो आपने सुने नहीं। और मैं आपकी गलती नहीं मानता हूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आप 9 साल से सत्ता में हैं, आप राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करते हैं। ठीक है, आपने कहा लॉ अपना काम करेगा। वही लॉ आपके एमपी के अगर आप नहीं करते हो तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट अमित जी, आप डिस्टर्ब बिल्कुल हम लोग इतने अहंकारी नहीं, हम लोग अहंकारी नहीं। हम लोग देखिए, ये भले ताली बजवा ले, सब कुछ करा ले, 9 साल से एक जवाब नहीं दे पाए। आप अपनी बारे में शांत रहे, आप हंसते रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए, लेकिन मुझे यकीन है राहुल गांधी मौका नहीं देगा। बिल्कुल 9 साल से जो पार्टी सत्ता में है आज अपने दोगलेपन का जवाब नहीं दे पाई। और भाई साहब के बाल बहुत अच्छे हैं। मैं सुरक्षा ऊपर वाले से कहूंगा कि उस्तरा लेके ना घूमे। ये अहंकार महाराष्ट्र में टूटा था, 2024 में उस्तरा आपके सर पे घूमेगा। कांग्रेस की बता दीजिए। जनता तय करेगी। बिल्कुल अहंकार नहीं। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, जनता तय करेगी। पार्टी की बनेगी, मैं कह रहा हूं सीटें कितनी आएंगी जनता तय करेगी। पीएम कौन होगा? जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। बिल्कुल, हम अहंकारी नहीं, बिल्कुल करेंगे। हमारे देश की न्यायालय को हाई कोर्ट ने फैसला दिया। ये किसी व्हाट्सएप का तो फैसला नहीं है, हाई कोर्ट का। आपने उस कौन का लड़का था जिससे सवाल पूछा था, आपने इनको बोल दिया कि इनका जो ज्ञान है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। देखिए ये
लॉयर हैं तो भी इनका ये हाल है, कहां से कहां बात को जोड़ रहे हैं। मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी, उन्होंने राहुल गांधी जी की स्पीच का कहा, मैंने ये कहा अगर पूरी स्पीच आप देखते हैं, उन्होंने नीरव मोदी की बात की और ऐसे मोदी बात जो देश के छोड़ के चले। पहली बात। दूसरी बात, आज इतने लॉयर हैं, आज इनको ये नहीं मालूम है आज सदस्यता रद्द कौन करता है, सदस्यता कौन रद्द करता है, सरकार रद्द करती है। आज राहुल गांधी जी की अगर सदस्यता रद्द होती है तो इनके सांसद की रद्द क्यों नहीं होती? पर कोर्ट में गए ना, सदस्यता सरकार रद्द करती है। अमीश भाई आपको अपना नॉलेज आप तो कोर्ट में गए ना सर, कोर्ट में तो गए आप, कोर्ट में राहत नहीं मिली ना, कोर्ट ने बोला माफी मांग लेते, राहुल जी माफी मांग लेते, बात सदस्यता रद्द करने की है। ठीक है, आप नहीं समझ रहे। सुनिए एक और बात बता दें, सदस्यता रद्द तो ये वही ऑर्डिनेंस है जो राहुल जी ने फाड़ा था, ये वही ऑर्डिनेंस है जो राहुल जी ने फाड़ा था, जिसमें लालू यादव, जिसमें इनसे पूछ के देखिए, इस व्यक्ति को देखिए, लालू यादव के लिए ऑर्डिनेंस फाड़ा था और वही ऑर्डिनेंस भारी पड़ गया। ये विधि का विधान था, ये विधि का विधान था। और अब बात व्यूअर्स मंदिरों में ड्रेस कोड की। प्रदीप मिश्रा मशहूर कथावाचक हैं, इनके एक बयान ने बड़ी बहस को जन्म दे दिया है और दरअसल प्रदीप मिश्रा मंदिरों में ड्रेस कोड के खिलाफ है। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि भगवान को कपड़ों से कोई मतलब नहीं है, उनका लेना देना तो भक्त की आस्था और श्रद्धा से है। मेरा सवाल है कि क्या आप अपने वर्क प्लेस में नाइट सूट पहनकर जाते हैं क्या? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। अगर आप वकील हैं तो क्या आप कोर्ट में जीन्स टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं तो क्या आप वहां शादी का लहंगा या शेरवानी पहनकर जाते हैं? जवाब होगा नहीं। तो मंदिरों में आपके कपड़े कैसे हो, इस पर विवाद क्यों है? ये तो कॉमन सेंस यानी सामान्य ज्ञान की बात है कि मंदिर आस्था का प्रतीक है, केंद्र है, फैशन शो का कोई ऑडिटोरियम नहीं। वहां लोगों को ईश्वर में लीन होने के लिए जाना चाहिए या फिर अपनी फैशन स्किल के प्रदर्शन के लिए। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम मंदिरों में अपने असभ्य कपड़ों के जरिए दूसरों को असहज महसूस कराएं। आजादी सबका अधिकार है, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी आता है। जिम्मेदारियां निभाए बिना आजादी का आनंद बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लोगों को जिम्मेदारी का एहसास हो, इसके लिए बीते 2 महीनों में कई मंदिरों ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। जुलाई 2023 में जम्मू कश्मीर के बावे वाली माता का मंदिर, जुलाई 2023 में ही हरिद्वार के दशेश्वर महादेव मंदिर, ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर, जून 2023 में सहारनपुर का श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, जून 2023 में ही खाटू श्याम मंदिर और मां वैष्णो देवी के दरबार में भी समेत देश के कई और मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। ऐसे ही व्यवस्था गुरुद्वारों में भी है। पुरुष हो या महिलाएं, आपके कपड़े सभ्य और आपका सिर ढका होना चाहिए। मस्जिदों में भी पूरा शरीर ढका होने का नियम है, पूरी दुनिया में फॉलो भी इसे किया जाता है। चर्च में जाते वक्त भी ध्यान रखा जाता है कि श्रद्धालु के कपड़े वहां मौजूद दूसरे लोगों को असहज ना करें। याद रखिए, बेलगाम आजादी का वही नतीजा होता है जैसा हमने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रील्स के पागलपन में उछलते कूदते युवाओं के रूप में देखा है। इसका नतीजा यह हुआ कि मजबूरन अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोचिए, अगर मंदिरों में ड्रेस कोड खत्म कर दिया जाए तो आजादी की सीमाएं न जाने कहां और किस हद तक लांघी जाएगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर बेहद ध्यान से कोई फैसला लीजिएगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ आप पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा आज आपसे इस संवाद को करूं और खास तौर पर मैं अपने युवा भाइयों को आज कहना चाहता हूं कि आपके लिए आजादी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। नमस्कार।